रमणिका जी ने पांच खंड फिर छाप दिए। पहले 3 थे और 3 हमारे पास पहुँचे थे, वो हिंदी के थे। हिंदी में जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी वो कहानियाँ इतिहास के रूप में पढ़ी, फिर समकालीन आई, फिर नए जो तथाकथित युवाओं की आई, तो उससे पता चला कि कहानी का ग्राफ कैसे जा रहा है। अब उस पर जो बात हुई थी उस दिन, मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ भी उसी से हम रमणिका जी के परिश्रम को और लगन को जोड़ें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये भी नहीं कर पा रही कि उसे ना जोड़ूं। वहाँ पे जो बात हुई थी वो बहुत सार्थक थी और मेरे ख्याल में उकसाऊ भी थी। हमारी बहुत युवा लेखिकाएँ बहुत नाराज़ हो गई उसे सुन के, क्योंकि अपनी गलतियाँ स्वीकार करना जो लेखक नहीं जानते, मैं उनको लेखक नहीं मानती। अपनी गलतियाँ ढूंढना जो लेखक कोशिश नहीं करते उनको भी नहीं, जो लेखक दिशाएं नहीं देते अपने उसमें, मैं उनको भी लेखक नहीं मानती। हो सकता है ये मेरी दृष्टताएं हों। अब ये 5 खंड और आ गए तो रमणिका जी ने वो भी भेज दिए। जाहिर है थोड़े समय में, समय बहुत कम था कि मैं पढ़ पाती, मैं संपादकीय पढ़े और गाने। फिर आज देखा, पूछा क्या है तो मराठी लिखा। मराठी साहित्य को हम पढ़ते रहे हैं, अनुवादों के जरिए वो आता रहा है। हिंदी साहित्य अनुवादों के जरिए इतना वहाँ नहीं गया होगा जितना मराठी साहित्य हिंदी के अनुवाद के जरिए यहाँ आया है। हमने पुरुषों का भी और स्त्रियों का भी लेखन पढ़ा है और ये माना है, जैसे हम मानते हैं कि मुस्लिम स्त्रियाँ ज़्यादा धारदार लिखती हैं बजाय हिंदी में लिखने वालों के, ऐसे ही मराठी में ज़्यादा आक्रामक है। आंदोलन वहाँ पहले चले हैं, इसलिए हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। हमें बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिलता है। अब इन कहानियों पे तो बात भारती ने की, अनीता ने की, इन्होंने भी की। कहानियों पे तो बात हो ही गई है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हिंदी की स्त्री हो, चाहे मराठी की हो, चाहे गुजराती की हो, दुख सबके एक हैं, अलग नहीं हैं। जब दलित और सवर्ण स्त्रियों की बात आती है तो उसमें भी लगभग, आप लोग नहीं मानेंगे लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, एक से ही दुख होते हैं। पुरुष ही सता रहा होता है। अशोक जी से माफी चाहेंगे, वो कहते थे स्त्री पर तो मैं थे, तो वहाँ पुरुष ही सता रहा होता है हम स्त्रियों पर। एक दलित पुरुष आसानी से भक्ति कस जाता है, ये स्त्रियाँ ही जानती हैं। लेकिन धारणा क्या बनी हुई है? धारणा ये बनी हुई है कि सवर्ण ही दलित स्त्रियों पर जो भक्ति कसता है या उनका शोषण करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, करता है। लेकिन मैंने अपने अनुभव में ये देखा है, क्योंकि दलित तो वो पीछे है, पुरुष पहले है। उसने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे साथ की लड़कियों के ऊपर भक्तियाँ कसी हैं, अपमान किए हैं। इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो पुरुष की तो इतनी महत्ता है, उसका तो इतना वर्चस्व है कि हमारे मन पर उसकी अमिट छाप हो गई है। और जब ये उठाया गया आंदोलन, मराठी में पहले, हिंदी में बाद में, तो उससे पहले तो कुछ कहते ही नहीं थे, कुछ कहते ही नहीं थे। पहले तो ये मान के चलते थे हम लोग, हम स्त्रियाँ, ये तो होगा ही, ये तो होना ही है। हम जो जिसे आज कह रहे हैं कि हम तो पुरुष की दासी से रहे, हम तो ऐसे रहे वैसे, उसमें बड़े खुश थे। हम तो कहाँ जानते थे ये सब नहीं। और अज्ञान तो सबसे बड़ा आरामदायक चीज होती है। तो हम उसी में बहुत खुश, और पति भी खुश, घर के लोग खुश, सभी खुश। लेकिन उसके पीछे क्या था? अगर हम आज पुरुष व्यवस्था से ये कहें कि आपकी स्त्रियां, जिसे आप अपनी स्त्रियां कहते हैं, वो लगभग आपसे पूरी जिंदगी धोखा करती रहती हैं,
आपको पता ही नहीं चलता। आप ज़्यादा खुश रहते हैं, स्त्रियों से भी ज़्यादा खुश रहते हैं। ये वो धोखा देती रहती हैं आपको, क्योंकि वो अभिनय में सिद्ध हस्त होती है। उनसे किसी का अभिनय करवा दो, उन्हें माँ का अभिनय करवा, बहन बन जाएंगी, भाभी बन जाएंगी, पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी, अंदर से जो कुछ कह रही हो तो उसी को पता है। एक और बात बताऊँ, जिस मुगालते में पुरुष व्यवस्था रहती है, कहानियाँ वैसी जरूर आनी चाहिए, मैं इसलिए कह रही हूँ, इन पर तो बात हो गई, लेकिन जिस मुगालते में हमारी पुरुष व्यवस्था है वो मुगालता टूटना चाहिए कि हे पुरुषों, तुम्हारी स्त्रियाँ तुमको कोई बात अपनी सच नहीं बताती। आप बेकार में ही खुश होते रहते हैं, अपने को मालिक मानते रहते हैं, मुखिया मानते रहते हैं, और जरा भी कुछ अगर कहती है तो आप कहते हैं स्त्री तो बड़ी तेज हो गई, उसे इतनी जल्दी तगमा मिल जाता है तेज का। वो नहीं कहती पिता से अपनी बात पूरी, कभी नहीं कहती, ये मेरी गारंटी है। नहीं कहती वो भाई से, नहीं कहती वो पति से तो बिल्कुल ही नहीं कहती। वो आपस में कहती हैं, जिसे आप सिस्टरहुड कह रही हैं या हम कह रहे हैं, सिर्फ आपस में कहती हैं। आप गांव से लगा के शहर तक देख लीजिए, वो आपस में बांट लेंगी, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, फिर गांव में तो ऐसे कि उसने में ऐसी कूटी ऐसी मारी, पति का ही कह रही है ना, लेकिन पति से कुछ नहीं कहेगी बेचारी, फिर पिटेगी, क्योंकि आपकी दंड संहिता ऐसी है जिसने दहशत पैदा करती है। मैंने एक फेसबुक पे हूँ, मैं जानते होंगे लोग जो फेसबुक पे हैं, मैं अक्सर डालती रहती हूँ कुछ लाइनें। अभी अभी डाली, मेरे मन में आया कि क्या चक्कर है ये, तो मैंने डाला, तुमने हक में हमें रिवाजें दे दी, तुमने हक में हमें रिवाजें दे दी, दहशतें बख्शी हैं संस्कारों में, आरक्षण भी मिला तो संग में संरक्षण था, उत्तराधिकार मिला है लोकाचारों में। जो हमारे यहाँ ये संहिता बनाई गई है, तो उसमें जो हक हमें मिले हैं वो तो रिवाजें हैं। अपने पुरुषों के लिए पूजा करो, करवा चौथ करो, और अष्टमी मनाओ, उनकी बड़ी उम्र होनी चाहिए, लंबी उम्र होनी चाहिए, उनको नहीं मरना चाहिए, तुम भले मर जाओ, उनकी बीमारी बड़ी बीमारी होती है, तुम्हारी तो कुछ नहीं होती, तुम पुरुष के कंधे कंधे जाना जब मर जाओ, तुम्हारा सौभाग्य, ये हमें सिखाया गया है। इसी के प्रति तो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, इसके बरक्स। क्यों जी, किसी के मन में नहीं आया पुरुष व्यवस्था में जो मुखिया थे कि भाई ये मनुष्य हैं, इनके लिए भी कुछ करो। तो मैं बराबर कहती रही हूँ, अजय ने मेरे बड़े वो व्याख्यान या ये बातें चीज़ें सुनी हैं, अजय के लिए दोहराव और तिहराव होगा शायद 4-5 बार होगा। तो मैं कहती हूँ कि इन रिवाजों के प्रति आंदोलन करो, इन रिवाजों को खारिज करो। एक बार की बात है, अखबार में करवा चौथ के टाइम पे वक्तव्य लिए जाते हैं, लेखिकाओं के भी कैसे मनाती हैं, क्या क्या करती हैं, कब पूजा करती हैं, ऐसा करवा सजाती हैं, कैसी थाली सजाती हैं, तो खुदा न खास्ता मेरे पास भी आ गई। वो जो है पहले था सुषमा स्वराज का, सुषमा स्वराज की उन्होंने कहा फोटो खींची है हमने, मैम फोटो खींची है, करवे की फोटो खींची है, वो पूरे जेवर पहन के बैठी थी, और जैसे एक सुहागिन स्त्री होती है, उनका अच्छा, और उन्होंने कहा कि प्रेम का त्यौहार है, पति से प्रेम का, उनका अच्छा, तो आपको क्या लगता है मैम? मैंने कहा मुझे छाप पाओ तो छाप देना, मुझे तो ये अपनी वफादारी का लाइसेंस लगता है जो हर साल रिन्यू करना पड़ता है। तो ये छप गया। अब जब ये छप गया तो गजब हो गया। लड़की बोली आपने क्या मुझे बता दिया, मैंने छाप ही दिया, लाइन। तो क्यों नहीं हम इस तरह सोच सकते? मैं नहीं कह रही कि मैं सच सोच रही हूँ, लेकिन है कि नहीं, जब हम नहीं रखते हैं तो पति लोगों के कहते तो कुछ नहीं, क्योंकि सभ्य हैं, नहीं कहते। वो थोड़ा मुंह
लटका लेते हैं, उन्हें इंसल्ट फील होती है। उनके साथी कह रहे हैं भाभी जी ने नहीं रखी ना। हमारे चरित्र पर संशय होने लगता है, क्या चक्कर है, क्यों नहीं रख रही, क्या पातिव्रत में कुछ कमी आई है क्या? तो हम पूरी साल यही इम्कान देते रहते, नहीं आई, कमी नहीं आई, क्योंकि खूब कमी भी आ रही होती है। हम मनुष्य हैं। अब जब एक आदमी पकड़ा दिया, या हमने चलो लव मैरिज ही कर दी, तो वो पकड़ा तो दिया, रोज तो हम भी मनुष्य हैं। जो इसमें कहानी में भी है कि कोई हमें भी कभी कभी अच्छा लगने लगता है। आपको तो रोज ही लग रही है, तो वो हमारा आपके प्रति गद्दारी कैसे हो गई? ये तो गद्दारी नहीं है, तो हमारी स्वाभाविक इच्छाएं हैं। प्रेम कभी भी हो जाता है, प्रेम को थोड़ी पता है कि तू शादीशुदा है कि नहीं। तो ये बातें, इन कहानियों में भी ये बातें आई हैं। भारती ने क्यों बताई ये कहानी, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल मोहर लग रही है मेरी बातों को। तो ये हम रिवाजें निभाते चले आ रहे हैं, ये ही हमारे अंधविश्वास है। अंधविश्वास सबसे ज्यादा अंधविश्वास औरत निभाती है, और पुरुष व्यवस्था उसे निभाने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि चारों तरफ से घेराव होता है। उन रिवाजों को निभाते निभाते हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, उसके बिल्कुल अनुकूलन हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो जो कहा भारती ने, और जो झिझकी हुई कहानियाँ हमारे हिंदी में भी मिलती हैं, वो इसीलिए हैं कि उस अनुकूलन से निकलने में तो सालों लगेंगे। 5000 साल का इतिहास है स्त्री का, सालों लगे। हमें तो जौहर व्रत की शिक्षा दी गई, हम कैसे निकले उससे? हमें तो द्रौपदी होने की शिक्षा दी गई है। अब मैं द्रौपदी पर इसलिए आई कि द्रौपदी को बड़ी सशक्त औरत माना जाता है। मैं नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती कि पहले स्टेप पे उसने कमजोरी दिखाई। वो 5 पतियों की औरत क्यों हुई? क्या जरूरत थी? क्यों विरोध नहीं किया उसने? वो हमारी सारी पीढ़ियों के लिए एक ये उदाहरण और धर गई। तो वही करना था। सास ने कहा कि हाँ बेटा 5 बांट लो, तो बटने की चीज थी क्या? फिर जब महाभारत हो रहा है तो उन पांडवों के कंधे पे रो रही हैं, मैं तो बाल तब बांधूंगी जब इनसे लड़के आओ, इसे मार के आओ उसके हृदय में। भाई मारना तो तुम्हें है, तुम करो ना उनका कत्ल। हम उस पुरुष के भरोसे क्यों रहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। वो इसमें एक कहानी ये भी है कि हम अकेले क्यों नहीं रह सकते। जब विधवा हो जाती, अकेला पुरुष भी नहीं रह सकता। पुरुष स्त्री इसलिए नहीं रह सकती कि उसे एक पुरुष चाहिए कि जिसकी वो सेवा विवाह करती रहे और वो उसी के सहारे जीती रहे। पुरुष इसलिए नहीं रहता कि एक दासी चाहिए उसे सेवा करवाने के लिए। जैसे बीवी मरती है तुरंत शादी कर लेता है। तो और ये जो है विधवा होती है तो तरसती रहती है। ये छोड़ने छाड़ने का तो अब आया है मौसम। तो हम क्यों अकेले नहीं रह सकते जहाँ हमें किसी की इजाजत नहीं देनी, जवाबदेही नहीं करनी। स्त्री होके देखा होगा आप लोगों ने, पुरुष नहीं समझेंगे इस बात को। जरा कह के तो देख लो कि हम जा रहे हैं तो कुछ नहीं, हाँ जाओ, लेकिन मुंह जब जाओगे ना लौट के तो मुंह लटका मिलेगा, जाने हम कौन सा अपराध करके आए हैं। तो ये सब चीजें कहता कुछ नहीं है कोई, जरूरी नहीं कि मारपीट करे, लेकिन मानसिक स्तर पर इतनी मारपीट होती है जिसको सहना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो स्त्रियां बाहर नहीं निकलती और कलम न थामती हाथ में और आंदोलन न चलाती। सारा मामला है संस्कृति का, जिसे हम महान संस्कृति कहते हैं। उसने स्त्री का सत्यानाश किया है और उसी को महानता को बखानते बखानते हम यहाँ तक आ रहे हैं। वही तो तोड़ रही है और उसी संस्कृति को तोड़ रही है। तो मैंने जो अभी 4 लाइन सुनाई थी कि हमें उत्तराधिकार मिला है लोकाचारों का, लोकाचार वही उत्तराधिकार है। हमारा पिता के घर में कोई उत्तराधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता रहे तो कहता रहे, देता तो कोई नहीं है, हमारे कोई नहीं देता। आप जरा करके देख लीजिए कि मैं तो आधा बांटूंगी इसमें से। क्या होता है, शुरू से ही पाल पोस के, ठीक है, उसकी शादी तो होनी ही है। तो ये तो है, चाहे आप नौकरी करें ना करें, आप
इसके अपने पैरों खड़ी हो जाए जो भी, लेकिन जो नियम है वो आपको बताए जाएंगे। अब तुम्हारी शादी हो गई है, बेटा या बेटी, प्यार से, बहुत प्यार से, बिटिया तुम जा रही हो विदा होके, अब तुम जब आना जब हम बुलाएं, अपने आप मत आना, नहीं तो बेइज्जती होगी। भाई भाभी का घर है, भाई क्यों बेइज्जती होगी, हमने यहाँ जन्म नहीं दिया। जब बुलाया जाए तब आना, जब ना बुलाया जाए तब ना आना। सावन में आ जाना, पूरा देश दिल्ली नहीं है, ये भी सोचिए। सावन में आना तो राखी बांधना भाई को, तुम्हें वो नेग देगा। फिर आना, भाई दोज करना, वो तुम्हें नेग देगा। वो तुम्हारे बच्चे होंगे तब जाएगा, तब तुम्हें नेग दे के आएगा। फिर तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो भी तुम्हारे लिए भात वात ले जाएगा, वो भी नेग है। नेगों ने जान खा ली, नेगों ने उखाड़ के फेंक दिया हमको, है ना। अब यही बातें तो एक बहन और एक भाई के बीच में हो रही हैं, यही बातें दो भाइयों के बीच में कर लीजिए जरा। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि तू मेरे राखी बांध, मैं तुझे नेग दूंगा, तू मेरी दौज कर, मैं तुझे नेग दूंगा, तेरे यहाँ बच्चा होगा मैं लेके आऊँगा नेग, तेरे यहाँ बच्चों की शादी होगी मैं भात लेके आऊँगा, लेकिन तू हिस्सा छोड़ देगा वो कभी नहीं लठ उठाएगा सीधा। और बहन कहेगी हाँ कोई, हाँ उसी में राजी है, मेरा भैया आएगा, मेरा भैया आएगा। ऐसा मत करो। ये जो बड़ी प्यार से, जहाँ स्त्रियों की मारपीट नहीं होती वहाँ प्यार से जहाँ मारपीट नहीं होती, जहाँ बड़ा लाड़ होता है, लाड़ और प्यार से ही उसको खत्म किया जाता है, उसके अधिकारों को खत्म किया जाता है। तो हम लोग जो पढ़े लिखे भी हैं वो मारपीट के सताए हुए नहीं हैं, हम प्यार के सताए हुए हैं। हमें रोका गया प्यार से, हमारे उसमें बंधन डाले गए बहुत प्यार से। दूसरी खूबसूरती से, तुम ऐसे सजो हमें बहुत सुंदर लगे हो और हम खुश। एक तो औरत की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी खूबसूरती को बहुत महत्व देती है, बहुत ज़्यादा। और पुरुष ने इसी को बनाया है, सारा रीत का सारा वो इसी का भरा पड़ा है। और आज भी ब्यूटी पार्लर की आप लाइन देख लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर से नहीं, स्त्री का सौंदर्य लाइब्रेरी, पुस्तकालय, किताबों से होता है, उसका व्यक्तित्व उनसे बनता है। लेकिन करवा चौथ और ये सब त्योहारों ने, शादी ब्याहों में दहेज का विरोध होता है, लड़कियां भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, और दहेज पे बहुत कहानियां भी हैं। लेकिन वो उस पर क्यों खर्च करने देती हैं जिसमें 50,000 से 1.5 लाख तक का पैकेज होता है, जिसमें उनकी सजावट होती है। और वो सजावट इतनी विभत्स होती है कि उनका कोई चेहरा मेरा दिखता नहीं, सारी दुल्हनें एक सी सारी इतनी तुपी पुती कि चेहरा देख तो लो तुम किधर है। तो उसका क्यों विरोध नहीं करती, क्यों उनका व्यक्तित्व तो नहीं आता सामने। मेरा उनसे बहुत बड़ी अपील है कि इसे तो छोड़ दो कम से कम। तो ये बातें हैं जो इस कहानी में भी हैं। और मैं क्योंकि पर्ची जो है आ गई है, मैं तो बोलती चली जाऊँगी। तो ये मेरा कहना है कि कहानियाँ अब आगे इस तरह भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें भी है दहेज के कई रूप हैं, हमारे रीति रिवाजों के कई रूप हैं जो बदल के मॉडर्न हो गए, लेकिन उससे भी ज़्यादा विभत्स हो गए हैं। और अधिकारों के कई छलावे हैं जिनसे हमें पार जाना है। अब ऐसी कहानियाँ आनी चाहिए।